हेलो एवरीबॉडी, वेलकमिंग यू ऑल टू द एएस क्लासेस। पिछली क्लास में हमने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था और लाइफ प्रोसेस में हमने डाइजेशन के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम डाइजेशन से आगे बढ़ते हुए रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एक्सहेल्ड ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स। ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, हीलियम, SO2 एंड लास्ट ऑप्शन नाइट्रोजन। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्सहेल्ड ब्रेथ जो होती है, जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं, उसमें से ये चारों में से क्या चीज इंक्लूड रहती है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो नाइट्रोजन है। जो नाइट्रोजन रहती है, हमारी जो हम अ, बाहर जो हम एयर रिलीज करते हैं, जो हम अंदर एयर लेते हैं उसके बाद हम जो बाहर एयर रिलीज करते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो सेम होता है। जितना हम नाइट्रोजन अंदर लेते हैं उतना ही सेम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हम बाहर रिलीज करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शंस आर लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया एंड लास्ट ऑप्शन एपिग्लॉटिस। तो विंड पाइप को हम और क्या नाम से जानते हैं? जो टेक्निकल नेम इसका होता है वो होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। अच्छा, अब जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स कहलाता है वॉइस बॉक्स आपका। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड। तो हम इसमें जो सही आंसर होगा वो लैरिंग्स हम टिक करेंगे। और जो आपका फेरिंग्स होता है, वो फेरिंग्स आपका फूड पाइप कहलाता है। और जो ट्रैकिया होता है आपका विंड पाइप कहलाता है। और एपिग्लॉटिस एक फ्लैप होता है जो विंड पाइप और फूड पाइप को कवर करता है। जब जैसे हम अगर खाना खा रहे हैं, हम फूड इनटेक कर रहे हैं, तो जो एपिग्लॉटिस होता है वो विंड पाइप को कवर कर देता है। तो इसका जो सही आंसर है, विंड पाइप जो होता है वो ट्रैकिया कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन राइट लंग। ऑप्शंस 2, 1, 3 एंड 4। तो जो हमारे जो लंग्स होते हैं वो बेसिकली दो होते हैं। एक होता है आपका लेफ्ट लोब होता है, लेफ्ट लंग होता है आपका, और एक आपका होता है राइट लंग। तो इसमें पूछ रहा है कि जो राइट लंग होता है उसमें कितने लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है 3। जो हमारा राइट लंग होता है उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। और आपका जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 3 नहीं प्रेजेंट होते, उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके 2 लोब्स। तो इसका जो सही आंसर, जो राइट लंग में लोब्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 3। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the respiratory site in bacteria is. Options are episome, microsome, mesosome and last option ribosome. तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है रेस्पिरेटरी साइट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की रेस्पिरेटरी साइट पूछ रहा है हमसे। तो जो बैक्टीरिया की रेस्पिरेटरी साइट होती है वो कहलाती है आपकी मीजोजोम। मीजोजोम जो होता है आपका ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, जो बैक्टीरिया होता है उसमें आपके प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने अपनी पिछली वीडियोस में मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में डिस्कस किया है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता। जो सेल होता है वो वेल डिफाइंड सेल नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें एब्सेंट होती, बहुत सारे ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया में आपके प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। और जो बैक्टीरिया में जो मीजोजोम है उसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, वो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। पहले आपकी सेल वॉल हो जाती है, सेल वॉल के बाद आपकी मेम्ब्रेन हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन हो जाती है। और जो सेल मेम्ब्रेन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, सेल मेम्ब्रेन अंदर ही कॉइल्ड हो जाती है, वही आपका मीजोजोम बन जाता है। तो जो रेस्पिरेटरी साइट होती है बैक्टीरिया की वो मीजोजोम कहलाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, where does glucose break down into pyruvate during energy production? Options are nucleus, endoplasmic reticulum, cytoplasm and last option mitochondria. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये पूछ रहा है हमसे जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान, तो वो उसकी साइट कहाँ है, वो कौन सी जगह में ये चीज होती है, ये कौन सी जगह में ये प्रोसेस होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रेस्पिरेशन होता है बेसिकली दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और एक होता है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है वो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी आपके दो टाइप के रेस्पिरेशन हो जाते हैं। एक आपका इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है और एक होता है आपका इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
तो लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब जब एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब सेल्स को नहीं मिलता है, तो वो कहला जाता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। और एक होता है इन द एब्सेंस ऑफ, मतलब ऑक्सीजन एक भी प्रेजेंट नहीं है, जीरो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तब वहां पे आपका कंप्लीटली एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब जो आपका ये बता पूछ रहा है, जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरोवेट में, पायरोवेट को हम पायरोविक एसिड भी कह सकते हैं, पायरोवेट या पायरोविक एसिड। तो ग्लूकोज अगर जब ब्रेक डाउन हो रहा है पायरोवेट में, तो ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए ये सेम है, ये चीज होगी, ये प्रोसेस जो, ये स्टेप जो है, ये दोनों में होगा, आपका एरोबिक में भी होगा, एनारोबिक में भी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी आपका होगा। अब जो ये जो इसकी साइट है, इसकी साइट होती है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये चीज होती है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है आपका पायरोवेट में, तो ये साइटोप्लाज्म में होगा। इसके बाद अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन होगा। जैसे हम अगर अपनी बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी में अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, उसमें आपकी 36 एटीपी एनर्जी होगी। एटीपी आपकी एनर्जी करेंसी कहलाती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपका 36 एटीपी एनर्जी फॉर्म होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में। और अब हम अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, पहले हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हमारी बॉडी में नहीं होता, ये बेसिकली ये बैक्टीरियाज वगैरह में होता है, ये मेथिनोजेंस एक बैक्टीरिया होते हैं, उस उनमें होता है, मीथेन फॉर्मेशन होता है। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहती है, तो वहां पे आपका इथेनॉल फॉर्म होता है। मतलब हम ये फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट में भी देख सकते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होता है। अब आपका आ गया दूसरा, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की जब कमी रहती है, तो ऑक्सीजन की कमी हमारे बॉडी में जब रहती है, तो वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिकली ये होता है आपके मसल्स में। आप बहुत सुनते होंगे, जैसे बहुत एथलीट्स रहते हैं, या नॉर्मली भी हम क्रैम्प्स आ जाते हैं, हमारी हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आ गए, लोग कह दिए कि क्रैम्प्स आ गए, तो जो क्रैम्प्स होते हैं, वही आपके लैक्टिक एसिड वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है, वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए क्रैम्प्स आते हैं। वो क्यों आते हैं? जब हमारे सेल्स को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी मसल्स को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी होने के बाद लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपके एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के मैंने आपको दोनों टाइप बता दिए। तो इसका जो सही आंसर है, जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरोवेट में, वो होता है आपका साइटोप्लाज्म में। तो इसका जो सही आंसर है वो साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following are parts of human respiratory system? Options: trachea, diaphragm, lungs, and last option all of the above. तो ये पूछ रहा है कौन से पार्ट से हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो इसमें से मेंशन्ड है। तो आपका ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम अभी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले क्वेश्चन में, कि जो ट्रैकिया होता है उसी को हम विंड पाइप कहते हैं। डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम एक बेल्ट टाइप का होता है, जो हमारी लंग्स होती है, लंग्स के जस्ट नीचे हमारा एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम एक बेल्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। जैसे ही हम अगर सांस अंदर ले रहे हैं, तो लंग्स हमारे एक्सपैंड होंगे, तो डायफ्राम जो होता है वो भी फैलता है, वो एकदम स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट इसलिए होता है क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, क्योंकि लंग्स को स्पेस चाहिए। जैसे हम अंदर सांस लिए, लंग्स फैली, और लंग्स अगर फैलेगी तो नीचे जो डायफ्राम है वो सीधा होता है। और जब लंग्स हम जब बाहर एक्सेल करते हैं एयर, तो लंग्स जो होता है वो अंदर साइड को श्रिंक हो जाता है। तो जब लंग्स अंदर श्रिंक हुआ, तो जो डायफ्राम भी है नीचे, जो लंग्स के है डायफ्राम, तो डायफ्राम भी ऊपर साइड को आ जाता है। तो डायफ्राम भी हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। लंग्स, लंग्स तो है ही है, लंग्स तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही है, लंग्स के ही अंदर हर चीज हो रही है। और जो लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन, when there is lack of oxygen in our muscle cells, the 6 carbon molecule is converted into options 5, 2, 3 and last option 1. ये पूछ रहा है जब एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है एनर्जी प्रोडक्शन, तो उसमें जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो C6H12O6 होता है उसका केमिकल फॉर्मूला, तो जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो कितने कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, थॉरोली हमने डिस्कस किया है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C3H6O6। तो उसमें जो कार्बन है वो कार्बन होता है 3, C3H6O6, तो यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं।
C6H12O6 से हमारा बचता है C3H6O6। तो यहाँ पे 3 कार्बन हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C3। क्वेश्चन नंबर 8, द cramps occurred in the muscles of the athletes due to the formation of। इसमें आप काफी लोग बता सकते हैं बिना ऑप्शन देखे भी। इसका जो सही आंसर होगा वो लैक्टिक एसिड होगा। हमने अभी डिस्कस किया, अभी 2 क्वेश्चन में हम यही देख रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो लैक्टिक एसिड है। ऑप्शंस भी देख लेते हैं, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर लैक्टिक एसिड है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज ऑप्शंस मेलानिन, हीमोग्लोबिन, फियोमेलानिन एंड यूमेलानिन। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अब ये वर्ड आया पिगमेंट, जो पिगमेंट होता है, जो कलर होता है, उसको हम पिगमेंट कहते हैं। तो इसमें वही पूछा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन का ही काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। पूरे ब्लड में हमारी ऑक्सीजन फ्लो होती है। हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन है, इसलिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसका जो सही आंसर है रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का वैसा कलर जो होता है, जो हम लोग सुने हैं हीमोग्लोबिन का कलर, वो कहते हैं रेड है, लेकिन रेड हीमोग्लोबिन का कलर नहीं होता है। रेड होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर। जो हीमोग्लोबिन का कलर होता है वो हमारा होता है वॉयलेट। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती तब इसका कलर रेड होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है हीमोग्लोबिन में तो उसका कलर होगा आपका वॉयलेट, वॉयलेट या ब्लू, ब्लूइश टाइप का कलर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका हीमोग्लोबिन। जो आपका मेलेनिन होता है वो आपका कलर, जो हमारी बॉडी का जो कलर है, इज ड्यू टू द मेलेनिन। मेलेनिन के प्रोडक्शन से ही हमारी बॉडी का कलर डिसाइड होता है। अगर ज्यादा मेलेनिन फॉर्म हो रहा है तो हमारी बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो डार्क होगा, और अगर मेलेनिन कम फॉर्म हो रहा है तो हमारी बॉडी का कलर जो होगा, वो कॉम्प्लेक्शन होगा, वो लाइट कॉम्प्लेक्शन होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हीमोग्लोबिन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, tiny sacs found inside lungs where exchange of gases takes place. Options bronchi, bronchioles, alveoli and last option diaphragm. तो टाइनी सैक्स, ये पूछ रहा है टाइनी सैक्स फाउंड इनसाइड द लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। तो लंग्स की ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ये चीज होती है? इसका जो सही आंसर है वो एल्वियोली होगा। लंग्स के अंदर हमारे एल्वियोली प्रेजेंट होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून बलून टाइप हम कह सकते हैं उसको। बहुत सारी एल्वियोलीज प्रेजेंट होती हैं, और एल्वियोलीज के जस्ट बाहर जो होती हैं हमारी वेन्स होती है, जहाँ पे ब्लड फ्लो होता रहता है, कैपिलरीज होती हैं। तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में जाता है, और एल्वियोली के थ्रू हमारा वेन्स में, जो ब्लड में है, ब्लड में ऑक्सीजन जाता है। और जब एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो एल्वियोलीज, जब हम एक्सहेल किए जब गैस, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच, CO2 रिच गैस जो है हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है, और ऑक्सीजन जो है हमारा ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो एल्वियोली का काम ये होता है। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following binds with oxygen to provide energy in our body? Option glycogen, fatty acid, amino acid and last option glucose। तो इसमें से सबको, मुझे तो लगता है कि सबको ही इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर सही है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है वही बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ एनर्जी फॉर्म करने के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। अब ये पूछ रहे रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट क्या होता है। इसमें ऑप्शंस हैं लीफ, स्टेम, रूट एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है प्लांट का वो होता है लीफ। लीफ में ही हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लीफ ही हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होता है, लीफ भी हमारा किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द प्लांट भी हम लीफ को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो लीफ है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इन लीटर। ये लीटर में कैपेसिटी पूछ रहा है लंग्स की, 2, 6, 8 और 10। तो इसका जो सही आंसर है वो 6 होता है, 6 लीटर। अगर हम ml में बात करें तो अराउंड 5900 या 6000 ml के आसपास में जो इसकी कैपेसिटी रहती है लंग्स की, उतनी रहती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कॉकरोच रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज। ये कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं लंग्स, ट्रैकिया, गिल्स और स्किन। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कॉकरोच का होता है वो ट्रैकिया होता है। ये ट्रैकिया पूरी बॉडी में, कॉकरोच की जो बॉडी होती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड,
ये ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं, उसके हेड से लेके उसके जो लास्ट जो पोर्शन होता है बॉडी का, वहां तक इसके पूरे बॉडी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। तो जो ट्रैकिया ही होता है उसी वही उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। The ratio of the volume of CO2 released to the volume of O2 taken in respiration is called। ये पूछ रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन, इसका जो रेशियो होता है इसको हम क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। रेस्पिरेटरी कोशेंट, फोटो रेस्पिरेशन, फॉस्फोराइलेशन, लास्ट ऑप्शन ऑक्सीडेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है। जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है इस यही होता है हमारा रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन। तो जो रेशियो होता है हम इसी को रेस्पिरेटरी कोशेंट कहते हैं। रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट भी आ सकता है, ये कोशेंट की जगह हम कोफिशिएंट भी इसको कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी कोशेंट या कोफिशिएंट दोनों सेम है। तो इसका जो सही आंसर है वो रेस्पिरेटरी कोशेंट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। A protruding part of the throat that is responsible for growing voice box in boys is called। ऑप्शंस हैं larynx, trachea, pharynx और लास्ट ऑप्शन है हमारा एडम्स एप्पल। तो जो बहुत लोग आपने देखा होगा प्यूबर्टी जैसी वॉइस टच करते हैं अराउंड 13-14 ईयर्स जैसे ही होते हैं, तो उनकी वॉइस में चेंज आ जाता है, उनकी वॉइस बहुत ज्यादा हार्श हो जाती है, मतलब बहुत हैवी वॉइस हो जाती है। तो जो हैवी वॉइस होती है वो जो होती है वो होता है एडम्स एप्पल के कारण। हमारे जो थ्रोट होता है, थ्रोट में किसी किसी के बहुत ज्यादा बल्ज्ड हो जाता है, बाहर निकल आता है, उसी को हम एडम्स एप्पल कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन डी एडम्स एप्पल। एक साइंटिस्ट थे एडम नाम के, उनके नाम पे ये टर्म पड़ा है एडम्स एप्पल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज। ऑप्शंस हैं मिनट वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी एंड लास्ट ऑप्शन टाइडल वॉल्यूम। तो जो पूछ रहा है ये अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो अमाउंट ऑफ एयर हम अंदर ले रहे हैं और जो बाहर छोड़ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो होता है अमाउंट ऑफ एयर, हम कितनी ऑक्सीजन अंदर कितनी एयर हम अंदर ले रहे हैं और कितना हम बाहर रिलीज कर रहे हैं, इसका जो टर्म है ये कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। जो आपका मिनट वॉल्यूम होता है मिनट वॉल्यूम आपका, हम 1 मिनट में कितना एयर हम अंदर ले रहे हैं कितना बाहर छोड़ रहे हैं, इसको हम मिनट वॉल्यूम कहते हैं। और रेसिडुअल वॉल्यूम होता है जो अमाउंट ऑफ एयर जो स्टोर रहती है, हम एक नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, उसके बाद भी एक आप बैकअप समझ के चलते हैं, बैकअप में जो एयर ऑक्सीजन रहती है, एयर रहती है जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। जो वाइटल कैपेसिटी वो होती है कि हम कितना मैक्सिमम अंदर एयर ले सकते हैं और कितना मैक्सिमम हम बाहर छोड़ सकते हैं, वो कहलाती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो कहलाएगा हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो है अंदर या बाहर छोड़ने का जो अमाउंट ऑफ एयर है नॉर्मल रेस्पिरेशन में, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसका सही आंसर टाइडल वॉल्यूम है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन कवर्स द लंग्स। ऑप्शंस हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, डायफ्राम, प्लूरा एंड लास्ट ऑप्शन स्टर्नम। तो पूछ रहा है ये कि कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन है जो लंग्स को कवर करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा इसका प्लूरा। प्लूरा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लूरल सैक भी हम कहते हैं इसको, जो सैक होता है प्लूरल सैक कहलाता है, जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लूरा मेम्ब्रेन कहलाती है। प्लूरल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, लंग्स के अंदर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं हम प्लूरल फ्लूइड। तो इसका जो सही आंसर है जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है हमारी प्लूरा। जो सिलिएटेड एपिथेलियम होती है वो हमारी टिश्यूज में प्रेजेंट होती है, टिश्यू का टॉपिक है वो, हमने टिश्यू में डिस्कस कर चुका है, हमने सब ये एपिथेलियल सेल्स ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं टिश्यू में। डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम मैंने बताया ही आपको, लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा डायफ्राम। जब लंग्स एक्सपेंड होती हैं कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायफ्राम उस चीज में हेल्प करता है। प्लूरा आपका इसका सही आंसर है, प्लूरा जो है मेम्ब्रेन होती है। और जो स्टर्नम होती है, जो स्टर्नम होती है हमारी जो चेस्ट, जो सामने की जो है चेस्ट है हमारा, जो रिब केज है, रिब केज के जो सेंटर में जो ये बोन है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। जहां से हमारे जो दोनों तरफ जो रिब्स जा रहे हैं, 12 रिब्स जो जा रहे हैं, ये हमारे जो सेंटर है, जो पॉइंट है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं, जो बोन है हमारे सामने। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज डन थ्रू द स्किन।
ऑप्शंस आर पल्मोनरी, ब्रोंकियल, क्यूटेनियस एंड ट्रैकियल। तो ये पूछ रहा है कौन सा रेस्पिरेशन जो हम स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर वो कहलाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अच्छा, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, जो हमारे रेस्पिरेशन का मेथड होता है वो होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, हम लोग लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ये होगा हमारा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब जो ब्रोंकियाई के थ्रू रेस्पिरेशन होगा वो कहलाएगा हमारा ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, और जो ट्रैकिया के थ्रू होगा वो आपका ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकिया रेस्पिरेशन में जो हमारे इंसेक्ट्स आते हैं वो उनका ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे आपका अर्थवॉर्म हो गया, अर्थवॉर्म जो होता है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के अंडर में आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। Which of the following animals do not have gills? Options: octopus, squid, clownfish and last option whale। पूछ रहा है कि कौन से ऐसे एनिमल होते हैं जिसपे गिल्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो चारों ऑप्शंस हैं वैसे तो एक्वेटिक एनिमल्स ही हैं चारों, और हमें पता है कि एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो वेल होता है, वेल जो होती है उस पे गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे जब वो उससे जब ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वेल जो होती है सरफेस पर आती है और उसके पीछे हम्प रहता है। हम्प के थ्रू जो होता है वो एयर जो बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर होती है वो बाहर निकलती है, और ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो अंदर लेता है। तो जब उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल गई उसके बाद वो फिर डीप इनसाइड द ओशियन चला जाता है। जैसे और फिर जब उसको ऑक्सीजन की कमी हुई तो फिर वो सरफेस पर आता है ऑक्सीजन लेने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, वेल। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। हमने 20 क्वेश्चंस रेस्पिरेशन के डिस्कस किए। अब हमारी जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो हम उस पे लाइफ प्रोसेस का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।